আমাদের সঙ্গে আজকে আছেন বিজেপির মাইনরিটি মোর্চার নেত্রী থ্যাংক ইউ নাজিয়া ইলাহি খান। আসসালামু আলাইকুম। নাজিয়া, একদম প্রসঙ্গেই আমি যাচ্ছি। ভোট মিটল এবং আমরা ভোটের দিন দেখলাম রীতিমতো উৎসব হলো, মানে বলেই ছিল উৎসবের মেজাজে ভোট হবে, হ্যাঁ, ফেস্টিভ্যাল অফ ডেমোক্রেসি। তো গণতন্ত্রের উৎসব হলো, কি বলবে? हाँ बिल्कुल, उत्सव तो हुआ ही। बिल्कुल मेरे को तो दिवाली भी लगा और काफ़ी ऐसी चीज़ें मेरे को ऐसा भी लगा कि मैं तालिबानियों के देश में रह रही हूँ, टेररिस्ट के सराउंडिंग में हम लोग अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग अभी सर्वाइवर हो गए हैं, सिर्फ पॉलिटिकल नेता नहीं, हमारी आम जनता भी अब सर्वाइवर हो गई है, जो सर्वाइव कर रही है बहुत मुश्किल से अभी पश्चिम बंगाल में। क्योंकि ये जितने पुलिस माफिया हैं ये कन्वर्ट हो गए हैं, पुलिस पब्लिक प्रोटेक्शन से कन्वर्टेड ये हो गए हैं टेररिस्ट और जिहादीज़ के हिसाब से। ये इनका पूरा एक्ट जो हो गया है वो टेररिस्ट और जिहादी वाला पुलिस का हो गया है। आप सोचिए कि 108 सीटों में जिस तरह से वोटिंग हुई है और जिस तरह से बम और पटाखा फूटा है, लोगों को मारा पीटा गया है, लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, टीएमसी का गुंडा लोग खड़ा हो करके पुलिस के प्रोटेक्शन के साथ छप्पा वोट दिलवाया है, लोगों को अपने हिसाब से वोट डालने के लिए नहीं दिया है और खड़ा रहा है कंटिन्यूड के भाई तुम जाओ तुम्हारा वोट हो गया। तो ये जो डेमोक्रेटिक फेलियर हुआ है, डेमोक्रेटिक जो फंडामेंटल राइट्स होता है उसको जो दीदी ने ग्रैब कर लिया है, अपनी मुट्ठी में रख लिया है। जनता के फंडामेंटल राइट्स को कल हम लोगों ने अपनी नंगी आंखों से देखा, खुली आंखों से देखा कि किस तरह से जनता के फंडामेंटल राइट्स का बलात्कार हुआ है। मैं नहीं कहूंगी कि हमारा फंडामेंटल राइट छीना गया है, छीनने वाली भी जो सरकार होती है ना उसके अंदर भी एक एथिकल ग्राउंड होता है, एक ह्यूमैनिटी होती है। ये डेमोक्रेटिक और फंडामेंटल राइट का गैंग रेप हुआ है कल। आप सोचिए कि कुछ सोचा नहीं गया है। मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत मारा पीटा गया है, आम जनता को मारा पीटा गया है। एक कांग्रेस की जो एजेंट थी, कांग्रेस के कैंडिडेट की जो एजेंट थी उसको मोलेस्ट किया गया है, टीएमसी के गुंडों ने उसको मोलेस्ट किया और मुझे पूरा यकीन है कि उसमें कई लड़के मुसलमान भी होंगे। जो हालात मैंने देखा है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो भाई अब पाकिस्तान के बॉर्डर पर आ चुकी हूँ। हमने देखा है कि पाकिस्तान में जैसे हम लोग बोलते हैं कि जिहादीज लोग कुर्ता पजामा पहनकर बंदूक लेकर के खड़े रहते हैं, यहाँ पुलिस यूनिफॉर्म में बंदूक लेकर के आम जनता को तृणमूल के गुंडाओं से पिटवा रही थी, बम गोली फुटवा रही थी। और वाकई में दीदी ने जो उत्सव मनाया है कल और अपने गुंडों को और अपने पुलिस टेररिस्ट पुलिस को जो उन्होंने छूट दिया, जो उन्होंने अनुमति दी, वाकई में ये उत्सव पश्चिम बंगाल तो क्या, मुझे ऐसा लगता है कि कल टीवी चैनल पर बैठ करके जितने हिंदुस्तान के लोगों ने देखा होगा ये उत्सव तो हमारी जनता भूल नहीं पाएगी, पूरे भारत की जनता नहीं भूल पाएगी। और अपनी खुली आंखों से इस पूरे भारत की जनता को समझ में आया है कि क्या होता है टेररिस्ट एक्ट, क्या होता है जिहादी एक्ट, और क्या होता है कि जब एक पुलिस एक प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से कन्वर्ट होकर के टेररिस्ट, गुंडा और क्रिमिनल की तरह एक्ट करते हैं तो जनता कितनी अनसेफ फील करती है, जनता कितना अपने आप में घुटन महसूस करती है। मैं फिर यही कहूंगी कि मैडम चीफ मिनिस्टर को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, गवर्नर शासन करना चाहिए। मुझे डर है कि अब इस स्टेट में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी सेफ नहीं है, बच्चा सेफ नहीं है, औरतें तो बिल्कुल सेफ नहीं है। क्योंकि जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज के सामने, पुलिस के सामने, लोगों के सामने कांग्रेस की उस एजेंट को मोलेस्ट किया गया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो 65 ईयर अबव जो एक लेडी है मीनाक्षी कृष्णा जी, उनको हमारी मतलब माँ जैसी हैं वो,
और हमेशा उनके अंदर एक ह्यूमैनिटी मैंने देखी है। कभी भी वो एज अ पॉलिटिकल नेता वो कभी किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी में या किसी आर्ग्यूमेंट में वो कभी नहीं गई हैं। वो हमेशा कन्फ्रंटेशन पे बहुत बिलीव की हैं। तो उनको जिस तरीके से पीटा गया है, उनका ऑपरेशन हुआ है, कल शुभेंदु दा उनको देखने भी गए थे, मेरी आंखों से तो आंसू गिर गया कि ये कैसी सरकार है। एक महिला है यहाँ पर हमारी और सीएम, वो भी सीनियर सिटीजन। मैंने कहा हाँ, 65 हाँ, इयर्स अबव एक महिला जो हम अपने गुमान में ऐसा जनता के गुमान में ऐसा आता है कि अगर सीएम महिला होती है तो चीज़ें बहुत लिबरल होती हैं, चीज़ें बहुत बैलेंस्ड होती हैं, चीज़ें बहुत सोफिस्टिकेटेड होती हैं। लेकिन पहली बार ऐसा फील हुआ कि महिला में ममता नाम ज़रूर है पर इनके हृदय में ममता वाली कोई चीज तो नहीं है। सिर्फ कड़वाहट भरी हुई है, सिर्फ और सिर्फ आतंक भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जेलेसी भरी हुई है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को निचोड़ करके, लोगों को अपनी मुट्ठी में रख करके जनता को मिसलने की एक परिभाषा उन्होंने सीखी है। बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। নাজিয়া, এই যে ভোটের পর কিন্তু তৃণমূল থেকে বলা হয়েছে যে শান্তিপূর্ণ ভোট, এটা আমরা সবসময় শুনে আসি, ভোটের পরই বলে শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে। একটা দুটো জায়গায় বিক্ষিপ্ত ঘটনা হয়েছে, বাকি সব ঠিক। এবং ইলেকশন কমিশন কিন্তু দুটো জায়গায় আবার নতুন করে ভোটের জন্য বলেছে, দুটো জায়গায়, শ্রীরামপুর আর একটা জায়গায়। বাকি যে বুথগুলো বা বাকি যে ওয়ার্ডে হয়েছে সব জায়গায় শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে। কি বলবে ইলেকশন কমিশন? এবারে প্রথম কিছুটা হলেও না বলে দুটো জায়গায় আবার রি-ইলেকশন করার জন্য পারমিশন দিয়েছে বা এগিয়েছে, কি বলবে তাহলে? देखिए, जिस स्टेट में हर एक मसला हाई कोर्ट के द्वारा सॉल्व किया जाता है, जिस स्टेट में गवर्नर को गाली गलौज सीएम के द्वारा किया जाता है, जिस स्टेट में सीएम के द्वारा सीएम के मंत्री और संतरी गवर्नर जैसे एग्जीक्यूटिव पोस्ट को वैल्यू नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ के सीएम का इशारा रहता है कि मत दो, जिस स्टेट में मुसलमानों को मुसलमान अनीश खान का हत्या उनकी खुद की पुलिस ही करती है और 2 मर्डर केस में अभी असामी भी बने हुए हैं, उस स्टेट में हम कैसे ये सोच ले कि इलेक्शन कमीशन बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही लॉयल तरीके से, बहुत ही ओबीडियंट तरीके से, बहुत ही जनता को रिस्पेक्ट देते हुए वो वोट करवाएंगे? कोई उम्मीद रखने की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। मैंने पहले भी कह दिया था अपने बाइट में कि किसी भी तरीके का कोई भी उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी हिम्मत है कि हमारे कैंडिडेट खड़े रहे मैदान में, मार खाए, बम गोली का सामना किया। अगर वाकई में इनको ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन को कि 2 बूथ में इलेक्शन या 2 सीटों पे इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि अगर संविधान को ज़रा सा भी इनको ये मानते हैं, संविधान को ज़रा सा भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो पूरे 108 सीटों पर दोबारा इलेक्शन होनी चाहिए और सीआईएसएफ और आर्मी के पोस्टिंग में ये इलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि स्टेट की पुलिस तो भाई क्रिमिनल है, स्टेट की पुलिस तो अरेस्ट होती है मर्डर केस में, तो ऐसी पुलिस पर तो कोई भरोसा कर नहीं सकता है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम लोगों, मुझे लगता है कि अपोजिशन सारी पार्टियों को एक साथ मिलकर के कार्रवाई करनी चाहिए। আনিশের কথাই যখন উঠলো, আনিশ কাণ্ড নিয়ে কিন্তু এখনো জলঘোলা। ময়নাতদন্ত মানে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের জন্য কিন্তু ওর বডিকে তুলে নিয়ে গিয়ে এসএসকেএমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু তার মাঝখানে একটা অদ্ভুত চিত্রকাল উঠে এলো। তৃণমূলের ছাত্র যুব যে সংগঠন, ছাত্র নেতা যারা, তারা পথে নামলো আনিশের হত্যাকাণ্ডকে ধরতে হবে বলে। কি বলবে এখানে, এর মধ্যে কি কোনো রাজনীতি দেখতে পাচ্ছ? मैंने कल उनको भी देखा था, टीएमसी के जो एक बच्चे से हैं देवांशु, वो भी वही नेतृत्व दे रहे थे, लेकर के निकल गए कि हाँ। इसकी मौत को लेकर के बहुत पॉलिटिक्स हाँ, राजनीति होच्छे এবং तो मैं देवांशु देखिए बहुत बच्चा है अभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल उसको कोई अकल और समझ नाम की तो कोई चीज़ है नहीं देवांशु को, इसलिए मैं डायरेक्ट सीएम को कहूँगी कि उन्होंने अनुमति दी कैसे। देवांशु को वो गाना गाने के लिए छोड़ी हैं और लोगों में जोश भरने के लिए छोड़ी हैं, वो बात ठीक है, वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कर रही हैं, लेकिन एक बाप के जवान बेटे की मौत हुई है, हम बोलेंगे नहीं? सीएम जो है हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर, वो क्या हमारा फंडामेंटल राइट भी छीन लेंगी, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच भी छीन लेंगी? आज पॉलिटिकल नेता जितना नहीं बोल रहे हैं अनीश खान की हत्या पर, मर्डर पर, जो उनकी पुलिस ने किया है, उससे कहीं ज़्यादा लीगल फैमिली के लोग बोल रहे हैं, वकील बोल रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा
युवा युवा बच्चे बोल रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा जस्टिस की दुहाई मांग रहे हैं हमारे नॉर्मल बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कहीं काम करते हैं, वो मांग रहे हैं। सोचिए कि अनीश की मर्डर से हर एक युवा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर किसी के दिल में एक डर बैठ गया है कि पुलिस कभी भी आ सकती है और हमारे बच्चे का मर्डर करके जा सकती है। मैं तो साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि ये जितने ममता दीदी के सिविक पुलिस और सिविक वॉलंटियर्स हैं, ये तो अपना अपना ये जो फुदकते हैं मेंढक की तरह, बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, ये अपना अपना लोटा कंबल संभाल ले भाई, क्योंकि जो भी सीनियर ऑफिसर हत्या करवाएगा, अरेस्ट तो यही जूनियर होंगे। तो ये जितना मेंढक वाला फुदकना चल रहा है सिविक पुलिस का, सिविक वॉलंटियर्स का, अपना अपना कमर कस ले कि पता नहीं कौन सा कब कौन से मर्डर के केस में, कब कौन से केस में दीदी बोलेंगी कि ये तो गरीब है, इसको फंसा दो, कोई बात नहीं है, मेरा सुपीरियर ऑफिसर को हम बचा लेंगे। तो ये सरकार जो श्रीमती ममता बनर्जी की सरकार है, वो अमीरों की सरकार है, वो गरीब की सरकार नहीं है, वो अमीरों को वैल्यू देती हैं। आप देखिए कि वो गरीब नेता मंत्री को भी अपने बगल में फटकने नहीं देती हैं, वो किसको बगल में बैठाती हैं, वो किसको टिकट देती हैं, जो फिल्म नगरी से आते हैं उनको वैल्यू देती हैं, जो फरहाद हकीम जैसे अजीब से घर से आते हैं उनको वैल्यू देती हैं, जो मुसलमान कहलाने के काबिल ही नहीं है फरहाद हकीम, उनकी बच्चियों को देखिएगा तो वो लोग मुसलमान कहलाने के काबिल ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि कुरान भी 30 पारा उन्होंने पढ़ा होगा, उनको पता भी होगा कि खत्मुल कुरान की दुआ क्या होती है। मैं तो गट्स फीलिंग के साथ बोलती हूँ कि उनकी बच्चियों को नहीं पता होगा कि खत्मुल कुरान की दुआ क्या होती है। तो जो स्टेट राम भरोसे भी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि राम का नाम लेंगे तो जेल भेज दिया जाएगा, तो राम भरोसे भी नहीं चल पा रहा है भाई ये स्टेट। तो श्रीमती ममता बनर्जी एक ऐसी सीएम है, राम का नाम लीजिएगा तो जेल चले जाइएगा, अल्लाह का नाम लीजिएगा तो मर्डर हो जाएगा, जैसे अनीश का हुआ। तो हम जिए तो कैसे जिए, ये तो सफोकेटिव माहौल हो गया है। मुझे फिर से, मैं अपनी बात फिर से बोलूंगी, इस्तीफा, मैडम को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे संभल नहीं रहा है बंगाल। নাজিয়া, বিভিন্ন দিকে দুর্নীতির কথা যেরকম উঠে আসছে, আমরা দেখেছি টেট এসএসসি নিয়ে দুর্নীতি, এবার কিন্তু নবম এবং দশম শ্রেণীতেও দুর্নীতি, এবং হাইকোর্ট রায় দিয়েছে প্রত্যেকটা এই যে নিয়োগ প্রক্রিয়া, এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এত দুর্নীতি হয়েছে, সিবিআই এর হাতে তদন্তকে মানে করার জন্য তার হাতে কেস গেছে। কি বলবে মানে এই ক্ষেত্রেও সিবিআই এর হস্তক্ষেপ? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर कभी भी कानून मानती नहीं है, कानून मानती नहीं है, और हमारे स्टेट के मुसलमानों को वो अपनी बनाई हुई इस्लामिक किताब से चलने के लिए बोलती हैं, क्योंकि कुरान के हिसाब से तो कुछ हो नहीं रहा है बंगाल में, और जो वो नाउजुबिल्ला कुरान के बियॉन्ड जाकर करती हैं उसमें कोई रोक भी नहीं पाता। तो ना वो संविधान मानती हैं, ना वो अपना धर्म मानती हैं, ना वो आईपीसी सीआरपीसी मानती हैं, और ना ही वो दूसरों के धर्म की इज्जत करती हैं। मैंने पहले भी कहा कि जब हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हाई कोर्ट से निकाला जा रहा है तो मुख्यमंत्री की तो ज़रूरत नहीं है हमें। रही बात सीबीआई की, तो अब मुझे तो डर लग रहा है कि जब इस मैटर के लिए सीबीआई यहाँ आएगी तो सीबीआई कितने ऑफिसर अरेस्ट होंगे रातों रात, क्योंकि हमारे स्टेट में तो सीबीआई ऑफिसर भी अरेस्ट हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनीश की हत्या के लिए सीबीआई, अभी जो टेट को लेकर के हो रहा है उसके लिए सीबीआई, कल ऐसा सिचुएशन ना आ जाए कि एक चापाकल लगाने के लिए भी लोग ये डिमांड करें कि मुझे सीबीआई चाहिए, मुझे सीबीआई चाहिए। मुझे इस बात का भी डर लग रहा है। तो माहौल बहुत ख़राब है, बहुत गंदा है। उन्होंने झूठे वायदे तो कर लिए, मैडम चीफ मिनिस्टर ने बेइंतहा झूठे वायदे किए अपने इलेक्शन को जीतने के लिए, मुसलमानों को बेइंतहा बेवकूफ़ बनाया अपने इलेक्शन को जीतने के लिए, मुसलमानों को बेच के खा लिया अपने इलेक्शन को जीतने के लिए, हिंदुओं को उनके इमोशनली उनको हर्ट किया अपने इलेक्शन को जीतने के लिए। आज इलेक्शन जीत गई, मैडम चीफ मिनिस्टर फिर से चीफ मिनिस्टर बन गई, अब जनता जाओ भाड़ में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, हमारे जो बहुत ही घनिष्ठ नेता हुआ करते थे, जो बहुत ही प्रो नेता हुआ करते थे, उनकी बात मुझे आज भी याद है कि जनता आपसे सिर्फ प्रेम मांगती है, जनता आपसे
मोहब्बत मांगती है, जनता आपसे इज्जत मांगती है, और इस प्रेम भाव इज्जत मोहब्बत के बदले वो आपको वोट देती है, वो आपको कुर्सी देती है, वो आपको लाल बत्ती देती है, वो आपको वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी का सिक्योरिटी देती है। और उसी जनता को आप अपने पुलिस से कभी मर्डर करवाती हैं, उसी जनता को रोड पे उतरने पर मजबूर कर देती हैं, उसी पढ़े लिखे जनता को आप नौकरी नहीं देती हैं, उसी युवा को आप पहले बेच करके खा लेती हैं, अपने चेयर पर बैठ जाती हैं, फिर उन युवाओं के लिए आपके पास कोई नौकरी नहीं होती है, उनको बेवकूफ़ बनाती हैं। जनता सब देख रही है। मैं लिख कर दे सकती हूँ कि 2024 में आने वाले लोकसभा इलेक्शन में सीएम का हालात बहुत बुरा होगा। 2019 में हमारी 18 सीटें आई थी, इस बार देखिएगा कि हमारी 25 से ऊपर सीटें आएंगी, और यही उनकी सबसे बड़ी हार हो जाएगी। নাজিয়া, তুমি বলছো যে জনতা দেখছে, কিন্তু অনুব্রত মণ্ডল বলেছে যে জনতা দেখছে, এবং জনতা শুধু দেখছে না, জনতা আগামী 20 বছর মানে 20 সাল মমতা ব্যানার্জি কো ভুল নেই পাएंगे। क्यों नहीं भूल पाएंगे? কারণ এত ভালো শান্তিপূর্ণ ভোট এবং গণতন্ত্রকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, সুন্দরভাবে ভোট প্রক্রিয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার পরে আরও 20 বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলার মানুষ ভুলতে পারবে না। কি বলবে? नहीं भूल तो नहीं पाएगा, बात तो सही है। कैसे भूल पाएगा? अब क्या अनीश के फादर ममता दीदी को भूल पाएंगे? क्योंकि उनके ही पुलिस ऑफिसर ने उसका मर्डर किया। अब जितनी औरतों का यहाँ बलात्कार हुआ है वो भूल पाएंगे, क्योंकि उनकी इज्जत गई उनके ही टीएमसी वर्कर्स की वजह से। नारदा शारदा चिटफंड में जितने लोग बर्बाद हुए और जितने लोगों ने सुसाइड किया, क्या उसका परिवार दीदी को भूल पाएगा? नहीं भूल पाएगा। जितने झूठे वायदे दीदी ने किए नौकरी देने के नाम से, टीचर का नौकरी देने के नाम से, तो वो सारे लोग जो अलग अलग नेताओं को पैसा देते थे नौकरी पाने के लिए, तो वो क्या भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। ये जितने इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं और कुछ कुछ टूट रहे हैं, वो डेवलपर क्या भूल पाएगा? नहीं भूल पाएगा। आम जनता को ना अच्छा राशन मिलता है, ना अच्छा खाना मिलता है, ना अच्छा पानी मिलता है, क्या वो भूल पाएगा? नहीं भूल पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि दो तरीके से ना भूला जाता है। एक बहुत ही अच्छी यादों के साथ आदमी नहीं भूल पाता है, और एक बहुत बुरी यादों के साथ आदमी नहीं भूल पाता है। तो बुरी चीज़ें इंसान को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप याद आते रहता है। और अच्छी चीज़ों में क्या होता है कि उसमें कैटेगरी ABCD होती है, बहुत अच्छी चीज़ आ जाती है तो इंसान भूल जाता है। तो डेफिनेटली अनुब्रतो मंडल को मैं उनको तो मतलब एकदम एक अवार्ड से नवाजना चाहिए, एक अवार्ड से फेलिसिटेशन करना चाहिए उनका, कि उन्होंने 100% सही बात कही है कि दीदी का आतंक, दीदी का टेररिस्ट जिहादी पुलिस, दीदी का कोयला माफिया, दीदी का गोरू प्रचार माफिया, दीदी का चिटफंड का माफिया, ये सारी चीज़ें, दीदी का इलीगल कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर का माफिया, दीदी के मुसलमान वर्कर्स जो बम गोली बनाते हैं वो माफिया, ये सारी चीज़ें जनता नहीं भूल पाएगी। देखिए लेफ्ट फ्रंट को जनता नहीं भूल पा रही है। कैसे भूल पाएगी? नहीं भूल पा रही है, क्योंकि उनका अत्याचार आज भी हमारे मुंह से निकल जाता है, युवाओं के मुंह से निकल जाता है कि 36 साल हमारा बर्बाद हो गया। और इंसान जब 36 की उम्र में आ जाता है तो सोचता है कि भाई अब तो बुढ़ापा छू लिया। नहीं भूल पा रही, आतंक नहीं भूल पाता है इंसान। तो ये जो आतंक उन्होंने क्रिएट किया है, ये जो आतंकी माहौल उन्होंने बनाया है, ये जो उन्होंने जंग का मैदान बना दिया है, एक पीसफुल, एक आर्ट और कल्चर का माना हुआ धरती को, बंगाल हमेशा आर्ट और कल्चर के लिए माना गया है। बंगाल की संस्कृति को आप विदेश में भी जाइएगा, वहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण रिस्पेक्ट दिया जाता है। उसके बाद जब वीडियो देखता है तब बोलता है हाँ अब ऐसा हो गया है बंगाल। तो दीदी की सरकार में दीदी ने बंगाल को जंग के मैदान में जो कन्वर्ट किया है, क्योंकि उनको राम से बहुत नफरत है, तो उन्होंने जो रावण का रूप धारी किया है, तो वो तो भूल नहीं सकते हम। कोई भी क्या रामायण में रावण का पार्ट भूल पाया है? क्या नहीं भूल पाया है। तो हम लोग रावण को याद करेंगे, डेफिनेटली याद करेंगे।